हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपलैडर। आज है 20 जून और हम एक बार फिर आपके लिए ले आए हैं डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन पर है। चार पांचों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कंटिन्यूसली न्यूज़ में चल रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं डायरेक्टली और देखते हैं WTO जिनेवा पैकेज। सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली WTO की एक समिट हुई है जिसे हम MC12 कहेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 12th कॉन्फ्रेंस, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, इसलिए हम इसे MC12 कह रहे हैं। ये कहाँ हुई? ये हुई है जिनेवा में। तो याद रखिए कि 12th जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है वो दो कंट्रीज़ ने मिलकर की है। एक तो है कजाकिस्तान और दूसरा है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में ही जिनेवा आता है। इस WTO मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस में, जो कि 2 साल में एक बार होती है, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया गया। इनमें मेनली 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर कुछ फाइनल एग्रीमेंट हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर। रिसेंटली इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई थी। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स ले रहे हैं, एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहे हैं। इसको लेकर WTO में काफ़ी डिस्कशन हुआ है और जो फाइनली एग्रीमेंट पर हम पहुँचे हैं वो ये है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलता है लीस्ट डेवलप या पुअर कंट्रीज़ के लिए, जहाँ पर फूड की कमी है, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और इंडिया की हिस्ट्री या पास्ट को देखते हुए कहा जा सकता है कि इंडिया ने कभी भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर कंट्रीब्यूशन या इससे रिलेटेड एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी नहीं लगाई है। लेकिन जो करंट सिचुएशन चल रही है वो ये है कि इंडिया की अपनी डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही है। इसलिए इस एग्रीमेंट में एक मिडिल पाथ लिया गया है कि कभी भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सपोर्ट्स को कोई कंट्री पाबंदी नहीं लगाएगी एक्सेप्ट द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। यानी किसी कंट्री की अपनी नीड्स पूरी नहीं हो रही है तभी वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कंट्रीब्यूट किए जाने वाले फूड ग्रेन्स को कंट्रोल कर सकती है। फिशरीज, यानी ये भी समवॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ही है। फिश फार्मिंग या फिशरीज से रिलेटेड सब्सिडीज़ को लेकर अक्सर इश्यूज चलते रहते हैं। तो इसमें इंडिया ने डिमांड की थी कि जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उन कंट्रीज़ की फिशरीज सब्सिडीज़ को कंट्रोल करना चाहिए और इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? यानी इतना ज़्यादा फिशरीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, सी से या ओशन से या फिर किसी भी वाटर रिसोर्स से इतने ज़्यादा फिश निकालना या दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स निकालना कि उनका रिप्लेनिशमेंट सेम रेट पे नहीं हो पा रहा हो। यानी जितना आपने निकाला है उतना उसका रिप्लेनिशमेंट भी हो, उतना टाइम उसे देना चाहिए, उतनी स्पेस उसे देनी चाहिए। लेकिन अभी ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से रिप्रोडक्शन या रिक्रिएशन ऑफ द सेम मरीन फूड हो नहीं पा रहा है। तो इंडिया ने इसके डिमांड की है। अब ये इंडिया ने ऐसी डिमांड क्यों की है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पुअर कम्युनिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड रिलाई ऑन मरीन फूड। ये अफ्रीकन कोस्टल कम्युनिटीज़ हो या इंडियन कोस्टल कम्युनिटीज़ हो, इनका बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड रिलायंस एज वेल एज डेली फूड इनटेक मरीन फूड पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर लार्ज वेसल्स, जायंट कंट्रीज़, US और जापान की तरह की कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, अगर ये आकर फ़िश का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो जो अवेलेबल रिसोर्सेस इन कम्युनिटीज़ के लिए रह जाते हैं वो बहुत ही मीगर है, यानी बहुत ही कम है, जो आने वाले फ्यूचर में कम पड़ सकते हैं और ऑलरेडी चल रहे फूड क्राइसिस को मज़ीद सीवियर कर सकते हैं। तो इंडिया की ये सेकेंड डिमांड भी एक्सेप्ट हुई है जिसमें फिशरी सब्सिडीज़ को कंट्रोल करने की बात की गई है। थर्ड चीज़ आती है पेटेंट। पेटेंट को लेकर भी यहाँ पर बात हुई है, जो कि इंडिया बार बार डिमांड कर रहा था कि कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन्स या फिर दूसरे जो भी ट्रीटमेंट्स वगैरह है उन पर पेटेंट नॉर्म्स को रिलैक्स किया जाए। यानी ऐसे कुछ नॉर्म्स बनाए जाए जिसमें पेटेंट होल्डर की कंसेंट के बगैर जो नीडी कंट्री है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ये उस वैक्सीन या उस मेडिसिन को प्रोड्यूस कर सके और अपनी डोमेस्टिक नीड्स को फुलफ़िल कर सके। पैंडमिक आकर 2 से 3 साल हो चुके हैं और ये काफ़ी लेट डिसीजन लिया गया है और इसे अग्री कर लिया गया है। जो चौथी बात इस एग्रीमेंट में हुई है, इस पैकेज में हुई है, वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को लेकर या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस को लेकर, ET। ET इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस क्या है?
ये जो मॉडर्न ई कॉमर्स हमारा चल रहा है उसे हम ईटी भी कहेंगे। इसमें जो ऑर्डर प्लेस किया जाता है पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, जिसमें म्यूज़िक, वीडियो या कुछ और चीज़ें, फिल्म्स, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जिन्हें ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है और ऑफलाइन फिजिकली या ऑनलाइन ही डिलीवर किया जाता है। ये जो चीज़ें हैं ये कस्टम ड्यूटी सेगमेंट से बाहर है, यानी इसके ऊपर कंट्रीज़ कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगाती हैं। तो इसको लेकर भी वेस्टर्न कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ वर्सेस डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही थी, क्योंकि यूएन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इस ईटी के थ्रू से जो ट्रेड हो रही है उससे आने वाली जो इनकम हो सकती है वो ऑलमोस्ट $10 बिलियन की है। यानी ग्लोबली ईटी से ट्रेड पर कस्टम ना लगाने की वजह से $10 बिलियन का लॉस हो रहा है, और इस $10 बिलियन में जो लॉस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, अराउंड 95%। यानी इंडिया जैसी अदर कंट्रीज़ इसमें लॉस में चल रही है। इसका बेसिक रीज़न क्या है? इसका बेसिक रीज़न है डिजिटल डिवाइड या लैक ऑफ डिजिटल एडवांसमेंट। लैक ऑफ डिजिटल एडवांसमेंट। देखिए, आपको अगर कंपेयर करना है तो फॉर एग्जांपल आप देखिए, अमेज़ॉन ये एक अमेरिकन कंपनी है और अमेज़ॉन की डिलीवरीज अक्रॉस द वर्ल्ड होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बॉर्डर्स। यानी अगर आपको कुछ चाहिए जो आपको इंडिया ही में चाहिए तो amazon.in से आप शॉपिंग करते हो, लेकिन अगर आपको किसी और कंट्री से मंगवाना है तो amazon.com से आप मंगवा सकते हो। यानी आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस से किसी चीज़ को मंगवा सकते हो। ऐसे में कस्टम ड्यूटीज़ नेग्लिजिबल होती है या नहीं होती है, ये हम इंडिया में बैठ के कर सकते हैं। लेकिन इंडिया की बहुत कम कंपनीज़ है या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है जो कि यूएस में रहने वाले सिटीजन्स को सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। यानी अमेज़ॉन को लॉग इन करके यूएस में बैठा हुआ यूएस का एक सिटीज़न इंडिया के किसी एक छोटे से वेंडर से अपनी चीज़ मंगवा रहा है, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है। यानी इंडियन जो वेंडर्स है, इंडियन जो प्रोड्यूसर्स है, वो इतने डिजिटली एडवांस या एम्पावर्ड नहीं है कि वो दूसरी कंट्रीज़ को अपना मटेरियल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू से सेल कर सके। तो इसमें होता ये है कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ में ईटी के थ्रू से इम्पोर्ट्स ज़्यादा होती है और इम्पोर्ट्स होने की वजह से कस्टम ड्यूटी पे नहीं हो पाती है। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑनलाइन बिजनेस है ये अभी तक के कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट रखा गया है। वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक जापान, यूएस, यूके, ये सारी कंट्रीज़ डिमांड कर रही है कि इस एग्जेम्पशन को फर्दर एक्सटेंड किया जाए, जबकि इंडिया डिमांड करता है कि इस ईटी पर कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए। तो इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ की दोनों ही के डिमांड के बीच का एक रास्ता निकाला गया है कि ये अभी MC12 है, अगली MC यानी MC13 तक के इसे एग्जेम्प्ट रखा जाएगा और MC13 यानी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 में ये डिसीजन लिया जाएगा कि इस पर किस तरीके से कस्टम ड्यूटी लगाई जाए। ये WTO की वेबसाइट पर जाना है और WTO है क्या, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। और ये चीज़ें क्यों देखनी है, इसके लिए हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको रिलेवेंस समझ आ जाए। ये आपके सामने 2017 का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया हैज़ रेटिफाइड ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट TFA of WTO. TFA is part of WTO's Bali Ministerial Package. TFA has came into force in January 2016. ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं। इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है और इन कॉम्बिनेशंस में से आपको आंसर ढूंढना है। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे बाली पैकेज के बारे में दिया है, पिछली स्लाइड में हमने जो देखा है वो जेनेवा पैकेज है, तो हो सकता है कि 2023 में जेनेवा पैकेज पे क्वेश्चन आ जाए। उसी पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को याद रखेंगे। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप ज़रूर बताइएगा। हम कल के करंट अफेयर्स में आपको इसके आंसर लेकर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल आपके सिलेबस में पॉलिटी में आएगा जो कि GS2 में है। इसके अलावा प्रीलिम्स में पॉलिटी का जो स्पेसिफिक पार्ट है उसमें भी आ सकता है। स्टालिन जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा है कि इंटर स्टेट काउंसिल की साल में 2 से 3 बार मीटिंग होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि स्टेट्स के बीच में किसी भी तरह का इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने का एक फंक्शनिंग मैकेनिज्म नहीं है और जो हमारी इंटर स्टेट काउंसिल है वो इस्टेब्लिश होने के बावजूद भी पिछले 6 सालों में मिल नहीं पाई है।
2016 के बाद से इसकी बैरली कोई मीटिंग हुई है। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए स्टालिन का ये जो कमेंट है, हो सकता है कि एक पॉलिटिकल कमेंट हो, लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल वाकई में एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इस्टेब्लिश करने का बहुत अच्छा टूल है। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल को आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं जब भी आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर कोई आंसर लिख रहे हो, या फिर प्रीलिम्स में इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो हम देखते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल क्या है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में मेंशन्ड है। तो प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश कर सकता है। इसके फंक्शंस के बारे में क्या लिखा है, मेनली इसके 3 फंक्शन बताए गए हैं। इन 3 फंक्शंस में सबसे पहला है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी अलग अलग स्टेट्स के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है तो ये इंटर स्टेट काउंसिल इनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर सकती है, इनके बीच में मीडिएट कर सकती है। दूसरा एक फंक्शन है इन्वेस्टिगेशन, जो कि अगर अलग अलग स्टेट्स के कॉमन इंटरेस्ट हो तो उस कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन और उससे रिलेटेड मैटर्स के बारे में ये कुछ रिकमेंडेशंस भी दे सकती है। तो ये इनके 3 फंक्शंस दिए गए हैं, लेकिन मेनली हमारे पास ये 2 फंक्शंस डेलीगेट किए गए हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अभी डेलीगेट नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बाद आता है मेंबर्स, यानी इसमें कितने मेंबर होते हैं। पीएम, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के सीएम, प्लस इसके अलावा अदर यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स के अलावा और कौन होते हैं? 6 ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, और ये कौन होते हैं? ये यूनियन मिनिस्टर्स होंगे नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये मेंबरशिप हुई। मेंबरशिप के अलावा एक चीज़ होती है जिन्हें इनवाइटीज कहते हैं। ऐसे 10 इनवाइटीज अब आते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मेंबरशिप हो गई। अब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। ये काफ़ी अरसे तक इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न था लेकिन इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। फिर धीरे धीरे स्टेट्स की तरफ से डिमांड होने लगी कि ये एक फेडरलिज्म को इन्फोर्स करने वाला इंस्टीट्यूशन है और इसे इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। फिर सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस आई इन 1988। 1988 में सरकारिया कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश करे, और उसके बाद 1990 में पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश किया गया। ये इस्टेब्लिश तो किया गया है लेकिन ये रेयरली मीट करता है। अभी तक ये हार्डली 11 से 12 बार मीट हुआ है। लेकिन रीसेंट अगर हम मीट की बात करें तो 2016 की आती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर आई थी। लेकिन काफ़ी अरसे तक ये दोबारा मीट हो नहीं सकी, इसलिए इसकी मीट की डिमांड अभी फिर से आ रही है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। करंट स्टेटस इसका यही है कि पिछले 6 सालों से मीटिंग हुई नहीं है, लेकिन रिसेंटली इसका रीस्टैब्लिशमेंट हुआ है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ इसमें इनवाइटीज़ के नंबर बढ़ा दिए गए हैं। ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, और हो सकता है कि अब ये रेगुलरली मीट करेगी, बिकॉज आवर करंट इस्टेब्लिशमेंट इज़ इन फेवर ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है नॉर्थ आयरलैंड प्रोटोकॉल। तो रिसेंटली ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, यानी यूके की पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल बिल। यूरोपियन यूनियन के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, उसका नाम था नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। इसको अमेंड करने के लिए, इसको ट्वीक करने के लिए या कुछ और रास्ते निकालने के लिए बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है इन यूके। इस एग्रीमेंट को समझने से पहले हम यूके का मैप देख लेते हैं, ताकि आपको इसका पर्पस समझ आ जाए कि एक्चुअली साइन क्यों किया गया था। देखिए आपके सामने ये यूके का मैप है। आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, जो रेड बॉर्डर है ये पूरा यूके है। तो एक तो यहाँ पर एक सेपरेट यूके है जो किसी भी लैंड के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है, और यूके का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर भी है जिसे हम नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं। तो नॉर्दर्न आयरलैंड एक्चुअली यूके का ही पार्ट है, ये कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड के नीचे जो है आयरलैंड, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और आयरलैंड अभी भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। यूरोपियन यूनियन से जो ब्रेक्सिट हुआ था, ब्रेक्सिट में यूके बाहर आया था, और यूके के साथ साथ नॉर्दर्न आयरलैंड भी बाहर आया है। हिस्टोरिकली यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट रही है। ये कन्फ्लिक्ट एथनिक कन्फ्लिक्ट भी कहलाती है, पॉलिटिक कन्फ्लिक्ट भी कहलाती है। जो इस साइड से सोसाइटीज़ है या कम्युनिटीज़ है वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है,
जो आयरलैंड की कम्युनिटीज़ हैं वो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, इनके बीच में एथनिक कन्फ्लिक्ट कई सालों से चलती आई। ये 30 साल कन्फ्लिक्ट को द ट्रबल्स भी कहा जाता है और इन कन्फ्लिक्ट का एंड आता है 1990s में और इस एंड के टाइम एक अग्रीमेंट साइन किया जाता है, एक पीस डील साइन की जाती है जिसे गुड फ्राइडे पीस डील भी कहते हैं। तो इस पीस डील के बाद से यहाँ पर काफ़ी टाइम से कंटिन्यूस पीस रहा है, कन्फ्लिक्ट मेयरली होती है। इस पीस को अब डिसरप्शन ना हो इसलिए नॉर्दर्न आयरलैंड अग्रीमेंट साइन किया गया था। अब यूके जब ईयू से बाहर आया है तो जाहिर सी बात है जो यूरोपियन यूनियन में फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो यहाँ नहीं होगा। गुड्स को यूके में एंटर होने से पहले चेक पॉइंट्स लेने होंगे या यूके के गुड्स को यूरोपियन यूनियन में एंटर होने के लिए चेक पॉइंट्स पर चेक लगेंगे। यानी जो भी ट्रेड इनके बीच में होगी, जो भी चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगी वो एक दूसरे की बॉर्डर पर चेक पॉइंट से होकर गुजरेगी। यूरोपियन यूनियन के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फाइटोसैनिटरी मेजर्स है, यानी फूड आइटम्स जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, ये सब चीज़ें स्ट्रिक्ट मेडिकल गाइडलाइंस या स्ट्रिक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट गाइडलाइंस के बीच में ही बॉर्डर क्रॉस करती है। इन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने के लिए ज़रूरी था कि यूके और आयरलैंड के बीच में कहीं पर इन पर चेक पोस्ट लगे। लेकिन अगर ये चेक पोस्ट नॉर्दर्न आयरलैंड और सदर्न आयरलैंड के बीच में लगते तो यहाँ पर डर है कि दोबारा कन्फ्लिक्ट राइज हो जाएगी, इसलिए उन्होंने चेक पोस्ट यहाँ नहीं लगाए बल्कि नॉर्दर्न आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में नॉर्थ आयरलैंड के पोर्ट्स पर लगाए हैं। यानी चेक एक्चुअली होना यहाँ पर चाहिए था लेकिन चेक होते हैं आयरलैंड की बॉर्डर पर, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड की बॉर्डर पर। यानी एक ही कंट्री है और उसी के बीच में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब चीज़ें जाती है तो चेक पोस्ट से होकर जाती हैं। इस चीज़ को लेकर यूके में काफ़ी बवाल हुआ। यूके के लोग कहते हैं ये हमारी सोवरेनिटी के अगेंस्ट है, ये हमारे बेसिक पर्पस को ही डिफीट करते हैं और इसकी वजह से इकोनॉमिक कम्युनिटी, ट्रेडिंग कम्युनिटी में भी इश्यूज़ हैं कि ये कह रहे हैं कि हमारी ही कंट्री में हमें अपना ट्रेड करने के लिए चेक पॉइंट्स से गुजरना होता है। तो ये मैप आप याद रखिए, इस तरफ से यूनाइटेड किंगडम है और इस तरफ से आयरलैंड है, यूके ही का पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड और इन दोनों के बीच में आइसल ऑफ मैन है और यहाँ पर कन्फ्लिक्ट अभी ट्रेड को लेकर चल रही है, ठीक है। यूके के और यूरोप के बीच में आता है नॉर्थ सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी है, यहाँ से बहुत सारे ट्रेडिंग रूट्स गुजरते हैं। तो ये सारा मैप आप ज़रूर गौर से देखिएगा। इस तरफ जब आते हैं हम तो नॉर्थ सी की तरफ से यहाँ पर आता है डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड फ्रांस, ठीक है। तो ये कोस्टल कंट्रीज़ है। अब ये जो करंट बिल है ये क्या करता है? ये बिल कम्प्लीटली प्रोटोकॉल को ख़त्म नहीं करता बल्कि इसको ट्वीक करता है, अपने लिए अल्टरनेट रास्ते निकालता है, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको करंट प्रोसेस दिखाई दे रहा है, यानी जो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल है इसके अंडर में क्या होता है, गुड्स आर चेक्ड एट द पोर्ट्स ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड ऑन अराइवल। जब यूके से कोई भी चीज़ आती है तो यहाँ पर उसकी चेकिंग होती है, उसके बाद फ्री फ्लो होता है टू आयरलैंड, ठीक है। लेकिन अब जो यूके का करंट प्लान है उसके हिसाब से क्या होगा, यूके ने जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गुड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें से एक होगी ग्रीन और एक होगी रेड लाइन। यानी ग्रीन लाइन से जाने वाले जो गुड्स होंगे वो विदाउट एनी चेक नॉर्दर्न आयरलैंड में एंटर हो जाएंगे। यानी यूके ही के अपने पार्ट में नॉर्दर्न आयरलैंड में अगर कोई चीज़ को सेल करना है तो वो ग्रीन रूट से जाएगी। यूके के थ्रू से आने वाली ऐसी चीज़ें जिन्हें आयरलैंड में सेल करना है, यानी एक इंडिपेंडेंट कंट्री में सेल करना है, तो वो रेड लाइन से आएगी और उन्हें चेक पोस्ट से गुजरना होगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, पहले क्या होता था, सभी गुड्स चेक से गुजरती थी, लेकिन अब ग्रीन लेन और रेड लेन 2 डिवीज़न हो गए और इन डिविजन्स के हिसाब से गुड्स मूव होगी। ग्रीन लेन की वो चीज़ें रहेगी जो नॉर्दर्न आयरलैंड में सेल करना है और रेड लेन से वो चीज़ें होगी जिन्हें आयरलैंड में सेंड करना है। ये सारा आर्टिकल, ये सारा न्यूज़ अफेयर आपको उसी वक्त समझ आएगा जब आप मैप अच्छे से देखोगे कि नॉर्दर्न आयरलैंड क्या है और आयरलैंड क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट। वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट क्या है? ये इंडिया और नेपाल के बीच में एक रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी।
वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट नेपाल में है और इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगी इंडियन कंपनीज। तो ये वेस्ट सेती डैम यहाँ पर देखिए, ये नेपाल है और नेपाल के दोनों साइड से यहाँ पे इंडिया है और यहाँ एक रिवर गुजर रही है जिसे हम सेती रिवर कहेंगे और इसी के आगे है कर्नाली रिवर। ये दोनों का जंक्शन होता है और फिर ये इंडिया में एंटर होती है। तो ये जो वेस्ट रिवर दिखाई दे रहा है आपको, सेती रिवर, इस पर हमारा प्रोजेक्ट होगा। ये प्रोजेक्ट इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 6000 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों की ज़मीन भी एक्वायर की जाएगी। जिन लोगों की लैंड इस प्रोजेक्ट के लिए ली जाएगी उन्हें 30 यूनिट्स पर मंथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि नेपाल का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली जब भी कोई प्रोजेक्ट रिसोर्स पर डिपेंडेंट प्रोजेक्ट किसी फॉरेन कंट्री को अलॉट किया जाता है तो उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी होता है। तो अभी ये जो इंडिया को प्रोजेक्ट दिए जाने की बात चल रही है, इसको पार्लियामेंट के अपने टेस्ट से गुजरना ज़रूरी है। अब ये प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, नेपाल एक हाइट पर कंट्री है जिससे बहुत सारी रिवर गुजरती है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट 6000 छोटी एंड बड़ी रिवर यहाँ से गुजरती है। इसके अलावा इसके पोटेंशियल की बात करें तो मोर देन 80,000 मेगावाट्स का इसका पोटेंशियल है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद नेपाल ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी इंडिया से इंपोर्ट करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम अपने एनर्जी रिसोर्सेज के लिए इंडिया पर डिपेंडेंट रहता है। तो इस वजह से नेपाल को अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग पावर रिलेशंस रही है। इंडिया हमेशा से नेपाल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता आया है, लेकिन रिसेंटली इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में कुछ खटास आ गई थी, जो हम सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल रीजंस और जो भी इंटरफेरेंस रहा इसकी वजह से कुछ नेपाल और इंडिया रिलेशंस ख़राब हुए थे। लेकिन नेपाल की लीडरशिप रिसेंटली चेंज हुई है और ये लीडरशिप प्रो इंडिया है और इस वजह से ये जो एक प्रोजेक्ट है ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में दोबारा रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन सकता है। तो आपको याद रखना है लोकेशन की, ये कहाँ पर है, किस कंट्री का है और मेंस के आंसर राइटिंग के लिए इसकी सिग्निफिकेंस याद रखेंगे। चलते चलते आखिर में हम एक छोटा सा टॉपिक बहुत ही फास्ट देखते चलते हैं। जूनटीन्थ ये 19 जून को यूएस में सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्या है? देखिए, यूएस में बहुत ही लंबे अरसे के लिए 1860s में एक सिविल वॉर चलती रही है फॉर इक्वल राइट्स बिटवीन ब्लैक एंड वाइट्स। तो ब्लैक पीपल यूजुअली स्लेव्स हुआ करते थे और यूएस में 19th सेंचुरी तक स्लेवरी रही थी। ऐसा कहा जाता है कि डिस्पाइट द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी ये फर्दर आगे तक चलती रही है और 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि अब तक के जितने भी लोग एनस्लेव्ड हैं उन सबको फ्री कर दिया जाए। इनके स्टेटमेंट देने के बावजूद भी 1965 तक लोग स्लेव्स रखा करते थे। बहुत सारे ब्लैक पीपल को पता ही नहीं था कि अब्राहम लिंकन ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया है या फिर सिविल राइट्स एक्ट पास हो रहा है। तो इसलिए 19 जून को आर्मी जनरल ने, यूएस आर्मी के मेजर जनरल ने स्टेटमेंट दिया है कि हर आखिरी स्लेव को आज़ाद कर दिया जाए और उसके बाद सब्सटैंशियली स्लेवरी ख़त्म होती है और इसे फ्रीडम डे भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, द फ्रीडम डे और जूनटीन्थ। यहाँ हमारा आज का करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और इसी तरीके से करंट अफेयर्स के साथ कनेक्टेड रहने के लिए हमारे वीडियोस को ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।